सुभाषित प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, सबसे पहले तो पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और फिर एक बार हिंदी साहित्य अध्ययन के अंतर्गत हम आज लेकर आए हैं कक्षा बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं कि जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसके अंतर्गत नई कविता हिंदी में नई कविता जो आंदोलन चला था, है ना, इस पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। चर्चा करेंगे कि हिंदी में नई कविता का जो आंदोलन, जो काव्य धारा चली थी नई कविता से संबंधित, नई कविता के रूप में है, वो क्या है, उसका महत्व क्या है हिंदी साहित्य में, उसने क्या योगदान दिया हिंदी साहित्य को। तो आओ विद्यार्थियों, हम इस पर ये व्याख्यान शुरू करते हैं। तो देखिए, नई कविता, नई कविता। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या देखा, क्या पढ़ा था, प्रयोगवाद। नई कविता से पहले हमने प्रयोगवाद पढ़ा था। प्रयोगवाद में हमने क्या देखा, इसका थोड़ा हम पूर्वाग्रह में चलते हैं। प्रयोगवाद में हमने क्या देखा कि प्रयोगवाद में कवियों ने छंद यानी मुक्त छंद की कविताएं लिखना शुरू की और मुक्त रूप से सोचकर, चिंतन करके उन्होंने काव्य रचना लिखना शुरू किया था। लेकिन उसमें एक खामी थी प्रयोगवाद में। उन्होंने माना कि उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में नए नए प्रतीक और नए नए बिंबों का प्रयोग किया, जो आधुनिक युग में जिन वस्तुओं, जिन पदार्थों का हम कभी जिक्र नहीं करते, उन वस्तुओं को उन्होंने कविताओं में प्रतीकों के माध्यम, प्रतीकों के रूप में उनको रखा। नई नई प्रतीकों, नई नई वस्तुओं को प्रतीक के रूप में, है ना। तो नए उपमान और नए प्रतीकों का इसमें प्रमुखता से प्रयोग किया गया था प्रयोगवाद में। उसके बाद इसमें, लेकिन इस प्रयोगवाद का धारा की जो एक अच्छी बात ये नहीं है कि ये जो काव्यधारा थी ये रसहीन थी, इसमें स्वतंत्र रूप से लिखा जाने लगा था ना। ये रसहीन थी, कर्तव्यनिष्ठ नहीं थी, चिंतनीय नहीं थी, इसमें भावना का निषेध था, सौंदर्यानुभूति नहीं थी, है ना। तो ये कई, जब काव्य में इस तरह की भावपूर्णता नहीं होती है तो वो काव्य कायम नहीं रह पाता। तो बहुत कम 1940 में प्रयोगवाद शुरू हुआ था। उसके यानी तार सप्तक के साथ, तार सप्तक में 7 कवियों का समूह था। तार सप्तक में जो 7 कवियों का समूह था उन्होंने प्रयोगवाद शुरू किया था। उसके बाद दूसरा सप्तक आया था। दूसरा सप्तक में यानी 1951 के लगभग नई कविता का जो भाव है 1951 के लगभग नई कविता का आंदोलन शुरू हो चुका था। नई कविता के लिए कवि काव्य रचना करने लगे, नए तरीके से काव्य रचना करने लगे थे, यानी इसका बीज अंकुरित हो गया था। कहने का मतलब है प्रयोगवाद में ही नई कविता का बीज अंकुरित हो गया था, प्रयोगवाद में, है ना। इसका बीज तो प्रयोगवाद में अंकुरित हो गया था, लेकिन धीरे धीरे प्रयोगवाद अवनति की ओर चला गया और इसका जो परिष्कार रूप है वो नई कविता ने लिया, तो कहने का मतलब नई कविता का जो प्रारंभ है, लेखन प्रारंभ है, वो लगभग 1951 के बाद शुरू हो गया था, है ना। हमें ये समझना है 1951 के बाद नई कविता लेखन शुरू हो चुका, जिसके विभिन्न महत्वपूर्ण कवि थे। हाँ, तो हम देखते हैं, इसके आसपास चलते हैं। तो नई कविता दूसरा शतक के आसपास की भावधारा है। दूसरा शतक के जो दूसरा अध्याय जो दूसरा शतक प्रस्तुत किया था 1951 में, है ना। तो दूसरा शतक के जो कवि थे वो नई कविता
की ओर उन्मुख हुए सभी। तो उन्होंने एक नए भाव से, नई दृष्टि से, नए अंदाज से काव्य रचना शुरू की। नई कविता का मतलब है कि प्रकृति में खुलेआम व्यापक रूप से नए बोध के साथ स्वच्छता से स्पष्ट और स्वच्छ भाव से अपने चिंतन को, अपने अभिव्यक्ति को सृजित करना, ये नई कविता की प्रमुख विशेषता थी। नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो कुछ देखो इसमें हम करते हैं। माना कि प्रयोगवाद तो क्या था? प्रयोगवाद रसहीन था, उबाऊ था, उबाऊ है ना, रसहीन उबाऊ था। लेकिन अगर नई कविता देखें, नई कविता में ये रस से युक्त था, चमत्कृत था, भाव प्रदान था, मुक्त शैली थी, सामाजिक अनुबंधन थे, सौंदर्यानुभूति थी। कहने का मतलब नई कविता प्रयोगवाद से काफी बेहतर काव्यधारा थी, काफी अच्छी काव्यधारा थी, जिसमें अच्छे कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की थी। कुछ कवि जैसे गिरिजा कुमार माथुर और बालकृष्ण, ये तो कहते हैं कि प्रयोगवाद में ही नई कविता का आविर्भाव हो चुका था। वो तो क्षण रूप में आगे चल रहा था, है ना। यानी इसका जो तार सप्तक, प्रथम जो तार सप्तक है, उसमें ही इसके भाव नजर आने लगते काव्य रचनाओं में। अब देखिए कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं, जिन परिभाषाओं में यानी विभिन्न कवियों ने नई कविता के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं, उनकी कुछ परिभाषाएं मुक्ति बोध कहते हैं। मुक्ति बोध एक परिभाषा हम लिखकर यहां देखेंगे, उससे हम सारा बात स्पष्ट समझ जाएंगे। वो कहते हैं कि नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतन, वो कहते हैं कि नई कविता जीवन, नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति, इसमें से देखो वैविध्य क्या है? वैविध्य जब में जीवन के प्रति नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतन व्यक्तित्व की प्रतिक्रिया है। आत्मचेतन व्यक्तित्व की प्रक्रिया है। और आगे कहते हैं नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये परिभाषा है। इस परिभाषा को हम गौर से इसका विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतन, ध्यान से देखो, वैविध्य में का मतलब जीवन की विविधता में, है ना,
विविध जीवन के विविध रूपों में है, आत्मचेतन, आत्ममंथन व्यक्तित्व की प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति के आत्ममंथन की प्रक्रिया है। क्या? नई कविता। जीवन के विविधता में, जीवन के प्रति जो विविधता है उसमें जो व्यक्ति हैं उनके आत्मचिंतन के, आत्ममंथन की एक प्रक्रिया है। कविता का स्वर एक नहीं विविध है। कविता का स्वर एक नहीं, जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित है। अब इसी प्रकार कहते हैं, धर्मवीर भारती कहते हैं कि भाई नई कविता प्रथम बार समस्त मानव जीवन को, नई कविता प्रथम बार समस्त मानव जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विवादों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास करती है। कहने का मतलब है कि जीवन के जो विविध पहलू हैं, जीवन समाज और व्यक्ति के जो अंतर संबंध है, समाज में जो व्याप्त जो चीजें हैं उनको अंतर्मन में संवेदना से सोचना, समझना, उनको व्यक्त करना, यानी समाज में व्याप्त जो बातें हैं उनको अपने अंतर्मन से इस प्रकार सोचना कि वो जागृत समाज के प्रति जागृत हो जाए और एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शन लोगों को मिले। मतलब ये जो नई कविता है ये व्यक्ति के आत्मचिंतन को जगाने की प्रणाली है। इस प्रकार कई कवियों ने इनकी जो परिभाषा है अपने अपने तरीके से प्रस्तुत की है। अब थोड़ा सा हम इस पर नोट करेंगे कि नई कविता की विशेषताएं क्या क्या है। नई कविता की विशेषताएं क्या क्या है, इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे अब नई कविता की विशेषता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। नई कविता की विशेषताएं। अब नई कविता की विशेषताएं क्या क्या है? जैसे क्षणवादी भावना, नंबर 1 लिखेंगे, क्षणवादी भावना, ये लिखते जाएंगे, क्षणवादी भावना। उसके बाद देखेंगे नवीन भावबोध, नवीन भावबोध। तीसरी है नवीन सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध। और इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है, यथार्थ के धरातल पर भावबोध, यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऐसा लिख दो आप। दृष्टिकोण ऐसा लिख देते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण। उसके बाद मानवतावादी भावना, 5 विशेषता इसकी है। मानवतावादी भावना, ठीक है। उसके बाद मानवतावादी भावना, अतिरंजित और आरोपित, छठा इसमें अतिरंजित, और आरोपित को त्यागने की प्रकृति, और
त्यागने की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब एक एक पर हम थोड़ा सा व्याख्यान देंगे, एक एक पर चर्चा करेंगे। क्षणवादी भावना, यानी नई कविता के अंतर्गत कवियों ने क्षणवादी भावना को विशेष तौर पर अपनी काव्य रचनाओं में रखा कि व्यक्ति और समाज, ये मनुष्य नश्वर है, क्षणवादी है, यानी ये प्रकृति, ये सृष्टि सारी क्षण भर की है, ये नष्ट होती है, ये सत्य बात है, यथार्थ बात है कि इसका जो निर्माण हुआ है तो एक दिन इसका विनाश जरूरी है। यानी ये क्षणवादी है, ये क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली प्रक्रिया है, ये शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इस बात को, इस यथार्थ को, इस भावना को हमेशा कवि ने अपनी काव्य रचना में रखा। दूसरी बात, नवीन भावबोध, यानी नई कविताओं में जो भाव है कविता के अंतर्गत, वो नवीन दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आज के युग में नवयुवक, आज के समाज इस जीवन के प्रति क्या चिंतन रखता है, क्या सोच रखता है, एक नए दृष्टिकोण के साथ, नए दृष्टिकोण का भाव पैदा करती हैं कौन सी, नई कविताएं। दूसरी बात, नवीन सौंदर्य बोध, जो पहले राधा मीरा का सौंदर्य बोध हमारे काव्य रचना में देखने को मिलता था, आज जीवन के प्रति जो व्यक्तित्व का, आत्मा का जो सौंदर्य है, उसको कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में रखना शुरू किया कि वास्तव में हमारा सौंदर्य मीरा और राधा नहीं है, हमारा सौंदर्य तो आत्मा का चिंतन है, हमारा सौंदर्य तो आत्मा की अभिव्यक्ति है कि हम आत्मा से समाज को कितने सौंदर्य पर खरा उतार सकते हैं, कि हम हमारे अंतर्बोधों से, हमारी संवेदनाओं से व्यक्ति को क्या सौंदर्य दृष्टिकोण दे सकते हैं, समाज को कितना सुंदर दृष्टिकोण दे सकते हैं। तो अगर हम समाज को इतनी अच्छे भाव से, इतनी सुंदर प्रवृत्ति से हम समाज को देखते हैं, तो इस समाज के प्रति जो सौंदर्य का बोध है वो नवीन, वो नई कविता का प्रमुख विषय रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, यथार्थवादी दृष्टिकोण, हम जानते हैं कि प्रगतिवाद और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता, ये निरंतर काव्य आंदोलन चलते आए, और जैसे जैसे काव्य आंदोलन चलते आए, यानी चिंतन और काव्य रचनाओं में परिष्करण होता चला गया। पहले कल्पना और आध्यात्मिकता के निकट कविता हुआ करती थी, कल्पना बोध और आध्यात्मिकता के। पहले की कविताओं में देवी देवता निवास करते थे, उनको आधार बनाकर व्यक्ति उस समाज में दिशा बोध दिया जाता था। लेकिन जो आगे हम काव्य आंदोलन चलता गया, तो नई कविता के यहाँ तक पहुंचते हैं, तो कविता में अब न कल्पना मिलती है, ना किसी के प्रति किसी के गुणों की गुणरंजनता नहीं मिलती है, यानी किसी गुणों का बखान देव देवताओं का आधार पर नहीं मिलता है। किसी विशिष्ट गुणों का अगर किसी के अंदर भाव देखा जाता है तो किसी के उदाहरण के द्वारा उसे इंगित नहीं करना पड़ता। अब तो नवीन जो काव्य धारा है उनमें यथार्थवादी का दृष्टि, यथार्थवाद मौजूद रहता है कि जो समाज में हमें दिखता है ना, वो हमारे अंतरात्मा में भी दिखना चाहिए। हम समाज में रहते हुए भी हमारे अंतरात्मा में जो अच्छे भाव, जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, उससे लोगों को रूबरू कराना, उसके प्रति लोगों में संवेदन प्रकट करना, जागृति उत्पन्न करना, ये आज की नई कविता का दृष्टिकोण है। ठीक है ना। तो आज की जो नई कविता है वो क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत है। अब आगे चलते हैं, मानवतावादी भावना। हमारे अंदर जो हमारे विचारों से परिष्कृत होते जा रहे हैं, यथार्थवाद के निकट होते जा रहे हैं, तो नई कविता के कवियों ने नई कविता की दृष्टि, नई काव्य धारा का जो दृष्टिकोण है वो मानवतावादी है कि सर्वप्रथम इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है, मानव। तो मानव को मानव होने पर गर्व होना चाहिए, और मानव के अंदर जो मानवीय गुण हैं उनके प्रति सजग रहना चाहिए, उसी से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है।
ठीक है ना। तो यहाँ कपट और भ्रामक की स्थिति से दूर आज के व्यक्ति को करने की चेष्टा की जा रही है। तो इस प्रकार ये नई काव्यधारा की कुछ विशेषताएं और अंत में कहते हैं कि अतिरंजित और आरोपित को त्यागने की प्रवृत्ति। जो अतिरंजित है यानी ज्यादा आत्म प्रवंचना, ज्यादा खुशामद करना, ज्यादा किसी की बढ़ाई करना, ज्यादा किसी को प्रशंसा देना, अपने आप में अतिरंजित होना, इस कविता का मुख्य, इस कविता ये कविता अतिरंजित को एक अवरोध मानती है। आरोपित को त्यागने की प्रवृत्ति, समाज में जिन व्यक्तियों के, जिनके व्यक्तित्व में आरोप हो जाता है, तो ये नई कविता उस व्यक्ति के अंदर जो सामाजिक गठबंधन है उनको त्यागने की जो भावना है उसको मजबूत करती है कि व्यक्ति को समाज के प्रति आरोपित नहीं होना चाहिए। एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से समाज में उनको एक जागृति का संदेश देना चाहिए, है ना। तो इसी सुंदर भाव भूमि को बनाने की जो काव्यधारा है वो नई कविता में कवियों की जो काव्य रचनाओं में हमको देखने को मिलती है। ये नई कविता है। नई कविता का आधार जो है वो आज के जो आधुनिक युग के जो कवि हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से देखा जा सकता है। उन नए नए युग बोधों से, नए नए परीक्षणों से और नए नए दृष्टिकोणों से आज की काव्य रचनाओं को उसी के अनुसार सृजित करते हैं कि व्याप्त समाज में कितनी बुराई विसंगतियां हैं उनको दूर करने की जो चेष्टा है वो आज के नव कवियों में देखने को मिलती है। आज का नया सृजन इसी के आधार पर लिखा जा रहा है और नई कविता के जो भावबोध है, नई कविता की जो धरातल है वो इसी पर आकर टिकता है। तो प्यारे विद्यार्थी, छोटा सा टॉपिक था नई कविता। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 1951 के बाद नई कविता के जो नवलेखन है नए कवियों द्वारा उसका प्रारंभ हो चुका था। आज्ञे जी के दूसरे शतक के समानांतर आज्ञे जी के दूसरे शतक के 7 कवियों ने नई कविता से संबंधित काव्य रचनाएं लिखी और प्रयोगवाद लिखना तो प्रयोगवाद में शुरू किया, लेकिन प्रयोगवाद की जो कविता है उनमें नई कविता के जो स्वर हैं, जो बीज हैं वो पड़ चुके थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कालांतर में ये काव्य रचनाएं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होती चली गई और कविता में से संकीर्णताओं का नाश हो गया, कल्पनाओं का नाश हो गया, जो तथा कथित देवी देवताओं से संबंधित जो भाव थे, सौंदर्य बोध था वो नष्ट हो गया। आज कविता व्यक्ति को व्यक्तिवाद से जोड़ती है, उसके सौंदर्य भाव से जोड़ती है, ठीक है ना। इस दृष्टिकोण को आगे लेकर ये कविता आगे बढ़ी। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक छोटा सा था, तुम्हारे समझ में भी आ गया होगा। अब कल ये तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये कुछ टॉपिक थे ये पूरे हो गए। आगे जो है जो भी सिलेबस में है वो टॉपिक नए लेकर हम आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।